जय हिंद बच्चों। आज अपन फिज़िक्स में क्लास 11th के लिए सेकंड चैप्टर मेजरमेंट एंड यूनिट माप और मात्रक को डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट अपन अपनी डे टू डे लाइफ में हमेशा करते रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस रॉड की लंबाई को निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ की आवश्यकता ज़रूर होगी, और यहाँ पर वो जो कुछ चीज़ जिससे हम इसकी लंबाई को निकालते हैं वह क्या होगी, एक नोन क्वांटिटी होनी चाहिए। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट बेसिकली एक अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी से कंपेयर करना है। मापन को परिभाषित करते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन का अर्थ है उसका संदर्भ मानक यानी स्टैंडर्ड रेफरेंस से तुलना करना। संदर्भ मानक उसी प्रकार की ही भौतिक राशि होती है। हम भौतिकी में बहुत से भौतिक राशियों से डील करेंगे, मतलब हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ से डील करेंगे फिज़िक्स में, जैसे टाइम, डिस्टेंस, मास, एनर्जी, स्पीड, फोर्स एक्सेट्रा। लेकिन इन सभी राशियों को मापने के लिए हमें कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। इसी कारण फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को बेसिक क्वांटिटीज़ और मूल राशियाँ भी कहते हैं। यह क्वांटिटीज़ टोटली इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ, दूसरी राशियाँ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ इन इंग्लिश में कहा जाता है। यह क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी होती हैं, जैसे स्पीड, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के सेट को हम सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। विश्व में अलग अलग जगह अलग अलग मात्रकों की पद्धति का प्रयोग किया जाता है, मतलब विश्व में अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज़ किया जाता है, जिसे हम अभी देखते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट CGS, जिसमें लेंथ को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। FPS, जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। इस पद्धति का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स करते हैं, इसलिए हम इसे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। अगली पद्धति है MKS। MKS में लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में। ईयर 1971 में द जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स नामक संस्था ने MKS पद्धति को अपनाया और इसे SI पद्धति का नाम दिया। इस मात्रक को ली सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स, फ्रेंच इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लाइट की यूनिट है मीटर, इसका सिंबल है स्मॉल लेटर m। मास की यूनिट होती है किलोग्राम या kg, इसका सिंबल होगा स्मॉल लेटर kg। टाइम की यूनिट है सेकंड, इसका सिंबल है स्मॉल लेटर s। टेम्परेचर, इसकी यूनिट होगी केल्विन, इसका सिंबल कैपिटल K। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, उसकी सिंबल है कैपिटल A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडेला, इसका सिंबल है CD। पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट है मोल और इसका सिंबल है स्मॉल लेटर MOL। अब आपने आगे एक प्रश्न आता है, 1 मीटर है क्या? तो इसको अपन कुछ इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, प्रकाश द्वारा 1/29979245 सेकंड में निर्वात में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन इस तरह से कह सकते हैं, लाइट 1/29979245 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे अपन 1 मीटर कहते हैं। इसी तरह 1 किलोग्राम। फ्रांस में पेरिस के निकट सेवस नामक स्थान पर
माप तोल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा जाता है। 1 सेकेंड वह टाइम पीरियड है जिसमें सीजियम 133 एटम 9,192,631,770 वाइब्रेशन करता है। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मगतिक ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई तथा नग्न वृत्तीय परिच्छेद का मतलब है नेग्लेक्जिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। 1 कैंडला जब 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में 1/683 वॉट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट उत्सर्जित करता है तो उस दिशा में उस प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडला होता है। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के 0.0012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ऐसा ही सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिन्हें हम पूरक मूल मात्रक भी कहते हैं। ये है प्लेन एंगल जिसकी यूनिट है रेडियन, सिंबल है स्मॉल लेटर RAD। नेक्स्ट सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट है स्टेरेडियन, इसकी सिंबल है SR। 1 रेडियन वह कोण होता है जिसे वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का कोई चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। थीटा बराबर AB/R। इसका मतलब ये है अगर अपन किसी सर्कल में रेडियस के बराबर का आर्क लें तो अगर अपन एंगल बनाएं उस एंगल को अपन 1 रेडियन कहेंगे। 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जिसे उस गोलीय पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होता है गोले के केंद्र पर बनाता है, इसे हम 1 स्टेरेडियन कहते हैं। सभी ड्राइव क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मिलाकर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाती हैं जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। अब हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखेंगे। लंबाई को मापने के लिए आपने कई स्केल का प्रयोग किया होगा जैसे टेलर स्केल, लैंड स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। लेकिन लंबाई 2 ग्रहों, 2 पिंडों या 2 सितारों के बीच की दूरी भी हो सकती है जिसे नापने के लिए डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसी दूरी को मापने के लिए हमें अप्रत्यक्ष विधि या इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ता है। लंबी दूरी को मापने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड या लंबन विधि का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपनी आँखों से किसी वस्तु को देखें उसके बाद अपनी एक आँख को बंद करते हैं तो आप उस वस्तु को उसकी पूर्व स्थिति मतलब पहले वाली पोजीशन से डिफ्लेक्ट होता हुआ ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप एक पेंसिल को दीवार पर किसी बिंदु को फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट रखकर देखें और अपनी दाईं आँख को बंद करें, अब आप अपनी बाईं आँख को बंद करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पेंसिल की पोजीशन फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से बदल गई है। इस विधि को ही अपन पैरेलैक्स मेथड या लंबन विधि कहते हैं। इस विधि में यहाँ आँखों को व्यू पॉइंट्स और व्यू पॉइंट्स के बीच की दूरी को आधार यानी बेसिस कहते हैं। इस विधि से हम पृथ्वी से किसी भी ग्रह की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं।
ग्रह की दूरी को मापने के लिए पृथ्वी के किन्हीं दो बिंदु का प्रयोग आँखों की तरह किया जाता है और एक ही समय पर दोनों व्यू पॉइंट से उस ग्रह को देखा जाता है टेलीस्कोप की सहायता से। माना x और y दो व्यू पॉइंट्स हैं जो अर्थ के अलग अलग जगह पर हैं, जहां से अपन किसी एक प्लैनेट S को देख रहे हैं। व्यू पॉइंट x पर टेलीस्कोप की सहायता से अपन बनने वाले एंगल को बीटा मान लेते हैं और y पॉइंट से S प्लैनेट पर बनने वाले एंगल को अगर अपन गामा मानते हैं और x y की डिस्टेंस को बेसिस मानते हैं, जिसकी मान अपन लोग b मान लेते हैं, तो यहाँ पर अपन ऑब्जर्व करेंगे कि x y और s एक ट्रायंगल बन गया है और गामा एंगल को अपन टेलीस्कोप की मदद से फाइंड कर सकते हैं। और अपन को जैसा मालूम है ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, इसीलिए बीटा प्लस गामा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। यहाँ से अपन बीटा और गामा को ट्रांसपोज करके थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा जो एंगल एक्स एस वाई है, इस एंगल को हम पैरेललाइटिक एंगल, पैरेलैक्स एंगल और लंबन कोण भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो प्लैनेट है वो अर्थ से काफ़ी दूरी पर है, इसीलिए एक्स एस और वाई एस डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होंगे और इसलिए हम इसको बराबर मान सकते हैं। इससे ज्ञात होता है कि b/d वैल्यू है वो 1 से काफ़ी कम होगी। क्योंकि b/3 की वैल्यू बहुत कम होगी, इसलिए अपनी जो पैरेललाइटिक एंगल है वो भी अपन को काफ़ी कम मिलेगा। अगर हम AB पॉइंट्स को किसी सर्कल पे दो पॉइंट्स रखें, जो सर्कल है उसकी रेडियस को अगर अपन d माने और AB उसका एक आर्क माने, तो अपन एंगल का फॉर्मूला एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस लगाकर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे थीटा इक्वल्स टू b अपॉन d, b इक्वल्स टू d थीटा, इससे अपन d इक्वल्स टू b अपॉन थीटा निकाल सकते हैं। अगर अपन किसी प्लैनेट का डायमीटर निकालना चाहते हैं तो अपन इसका डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए जैसा अपन ने अर्थ में दो व्यू पॉइंट्स लिए थे, अब अपन दो की जगह एक व्यू पॉइंट लेंगे और माना कि जो प्लैनेट है उसकी डायमीटर स्मॉल लेटर d है, तो ग्रह का व्यास यानी डायमीटर ज्ञात करने के लिए हम एक ही व्यू पॉइंट से ग्रह के दोनों बिंदुओं को देखेंगे जो उसके व्यास से जुड़े हैं। माना अल्फ़ा वह कोण है जो प्रेक्षण बिंदु पर बनता है, जिसका मान टेलीस्कोप की सहायता से निकाला जा सकता है। यहाँ पर भी अपन एंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंगल इक्वल्स टू d अपॉन d। यहाँ पर अल्फ़ा को अपन रेडियन में कैलकुलेट करेंगे। इस मेथड का इस्तेमाल करने के लिए हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 1 डिग्री, जिसको हम 60 मिनट कह सकते हैं, 1.75 इंटू 10⁻² रेडियन के बराबर होता है। 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड्स 2.91 इंटू 10⁻4 रेडियन के बराबर होता है और 1 सेकेंड 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन के बराबर होता है। यह तो बात हुई लंबी दूरी मापने की। अब छोटी दूरी मापने के लिए, जैसे एटम की रेडियस नापने के लिए, हम स्पेशल माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं। यहाँ हम चार्ट में देखेंगे कि आपको लगभग सभी वस्तुओं की एवरेज डिस्टेंस दी हुई है, लेकिन बहुत छोटी और बहुत बड़ी दूरी को नापने के लिए
हमें कुछ स्पेशल यूनिट्स की ज़रूरत होती है, जैसे 1 फर्मी जो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है, 1 एंगस्ट्रॉम जो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है, जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का, 1 लाइट ईयर जो 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है। लाइट ईयर वह डिस्टेंस होती है जो लाइट 1 ईयर में ट्रैवल करती है। 1 पारसेक जो 3.06 इंटू 10⁻16 मीटर होती है। मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान का मापन। मास को मेजर करने के लिए हमने बचपन से ही काफ़ी सारे बैलेंसेस देखे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस जिनका यूज़ होता हुआ हमने ज़्यादातर ज्वेलरी शॉप में देखा है, कॉमन बैलेंसेस जो अपन ग्रोसरी शॉप में देखते हैं, और प्लेटफॉर्म बैलेंसेस। प्लेटफॉर्म बैलेंसेस का इस्तेमाल बहुत बड़े बड़े बैग्स जैसे पैडी बैग्स को तोलने के लिए किया जाता है, लेकिन इन तराजुओं से बड़ी वस्तुएं जैसे ग्रह और छोटी वस्तुएं जैसे एटम के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हम इन तराजुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनका द्रव्यमान निकालने के लिए हमें कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले अपन बहुत बड़ी ग्रहों के द्रव्यमान की बात करते हैं। बहुत बड़े ग्रहों के द्रव्यमान को निकालने के लिए हम एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला जो न्यूटन ने अपन को दिया था, F=gmm/r², मतलब न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से निकालते हैं। और ये तो बात हुई बड़ी वस्तुओं की द्रव्यमान निकालने की। अब छोटे वस्तुओं का जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का मास कैलकुलेट करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज़ करते हैं। मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एक्ट करती हैं और उनके बीच में से एक चार्ज पार्टिकल की बीम को पास किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के होने के कारण बीम अपनी स्ट्रेट पाथ से डिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाती है। जितना वो डिफ्लेक्ट हो रही है उसके डिफ्लेक्शन को देखकर हम बता सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मास कितना है। द्रव्यमान के लिए कुछ स्पेशल यूनिट्स भी होती हैं जिन्हें हम एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, जो 1/12 कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान होता है। 1 एटॉमिक यूनिट 1.66 इंटू 10⁻27 kg के बराबर होती है। मेजरमेंट ऑफ टाइम। हमने इससे पहले लेंथ का मेजरमेंट किया, इसके बाद वेट का मेजरमेंट किया, अब हम टाइम का मेजरमेंट देखते हैं। टाइम का मेजरमेंट अपन रोज़ करते रहते हैं अपनी क्लॉक से या फिर अपनी वॉचेस से। ये मेजरमेंट में कम से कम हम 1 सेकंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल समय के लिए हम वॉचेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा ओलंपिक्स में जब एथलीट दौड़ते हैं तो एथलीट के दौड़ने में जो विनर होता है वो कभी कभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से जीतता है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड निकालने के लिए हम अपनी नॉर्मल वॉचेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम निकालने के लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे बहुत कम समय निकालने के लिए हम सीज़ियम 133 से बनी क्लॉक का यूज़ करते हैं, जो बहुत प्रिसाइजली टाइम को कैलकुलेट करता है। और बहुत ज़्यादा समय के कैलकुलेशन के लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज़ करते हैं। आज हमने जो डिस्कस किया उसके टॉपिक्स हैं मेजरमेंट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस थ्रू
direct and indirect method, calculation of mass through direct and indirect method, and calculation of time through direct and indirect method. इसके बाद आपको जो क्वेश्चंस स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और इसके एक प्रॉपर नोट्स बनाना है। थैंक यू।